आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। जब बंदिशें टूटती हैं तो हम सब खुलकर जीने के लिए कई मायनों में उतावले से हो जाते हैं। कोविड के कारण देश भर में लॉकडाउन लगा और घर की चौखट ही लक्ष्मण रेखा बन गई। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, ढेर सारी रियायतें भी मिल गई हैं, तो बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ये भी मानसिकता बनती जा रही है कि अब कोरोना तो खत्म हो गया। इस सोच को बदलने की जरूरत है। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करिए और एक बात याद रखिए, सुरक्षा ही बचाव है। कोविड-19 के प्रति आप सचेत रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि डॉक्टर रूपाली के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। डॉक्टर रूपाली, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया अब तीसरी लहर के शुरुआती चरण में है। तो क्या भारत में दूसरी लहर खत्म हो गई और अब तीसरी लहर के लिए मामले बढ़ने लगे हैं? डॉक्टर रूपाली से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज कहा है कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत सक्रिय हैं, वहां मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि तीसरी लहर अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद में गैदरिंग देखने को मिली है, चाहे वो यूरोप में खेला गया यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट हो। स्टेडियम में बड़ी तादाद में दर्शक बैठे थे, खचाखच स्टेडियम भरे हुए थे और उसके बाद ही ब्रिटेन में भी मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे, अमेरिका में भी मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ब्राजील में जो पहले बहुत ज्यादा मौत हो रही थी ब्राजील में, अब वहां भी मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी पिछले 7 दिनों के बाद आज का जो आंकड़ा है, वो नए मामलों की संख्या जो है वो रिकवर हो रहे मामलों की संख्या से अधिक है। ऐसे में ये आशंका बढ़ गई है कि कोरोना की तीसरी लहर अब बहुत ज्यादा नजदीक है। जब भी बात तीसरी लहर की शुरू हुई, जब दूसरी लहर भारत में अप्रैल और मई के महीने में बहुत तेजी से फैल रही थी और उसी समय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोगों ने ये कहा कि तीसरी लहर जब आएगी तो उससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा। एक बात यहां समझने के लिए बहुत जरूरी है कि तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, आपको क्या करना है। इससे बचने के लिए जो कोविड दिशा निर्देश हैं, सिर्फ उसी का आपको पालन करना है। उसके अलावा आपको एक और काम करना है और वो है कोविड टीका लगवाना। आपके नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर आप जाइए, वहां पर ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, वहां आप टीका लगवा सकते हैं। या फिर आप कोविन ऐप के जरिए भी आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें, स्लॉट लें और उसके बाद आप टीका लगवाएं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ये मत समझिए कि कोरोना खत्म हो गया है। ये मत समझिए कि अब कितने दिन और मास्क लगाएंगे, अब कितने दिन और घर में बैठेंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अब अगर जिंदगी इसी ढर्रे पर आगे बढ़नी है तो फिर क्यों ना इसे खुलकर जिया जाए। ऐसा मत करिए। सरकार तमाम कोशिशों के बाद कोरोना को सीमित करने में सफल हुई है। आपकी एक गलती समाज में इसे और बड़ा स्वरूप दे देगी। आप जहां भी जाते हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपने परिजनों से मिलने जा रहे हैं या फिर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, मास्क जरूर लगाइए। मास्क लगाने का जो सही तरीका है, कई माध्यमों से आपको बताया गया है कि मास्क ऐसा लगाएं
कि नाक और मुंह सही ढंग से ढका रहे। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जब भी हम बाजार जाते हैं या ऑफिस जाते हैं कि वो मास्क उनके कान पर लटक रहा होता है और मास्क जो है वो ठुड्डी ढकने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। कोरोना वायरस जो है वो मुंह के माध्यम से और नाक के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। मुंह और नाक को ढकना बहुत जरूरी है। यहाँ एक और चीज समझिए मास्क से जुड़ी हुई, वो ये है कि जब भी आप मास्क लगाते हैं, चाहे वो कॉटन का मास्क हो चाहे सर्जिकल मास्क हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मास्क पूरी तरह टाइट होना चाहिए और उसमें किसी भी एंगल से हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मास्क अगर ढीला है और उसमें इतनी संभावना है कि हवा का प्रवेश हो रहा है तो फिर संक्रमण का खतरा मास्क के साथ भी बना हुआ है। इसलिए जब भी मास्क लगाइए, अगर आप सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं तो उसमें एक नोज पिन होता है, उस नोज पिन को अपने हिसाब से एडजस्ट करिए और इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि अगर वो आपको मास्क ढीला हो रहा है तो उसको क्रॉस कर दीजिए या फिर दोनों तरफ से उसको छोटा भी आप कर सकते हैं। अगर आप N95 मास्क लगा रहे हैं तो उसमें इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि हवा का प्रवेश हो। जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से पैर पसार रही थी तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि आप डबल मास्क लगाएं। संभव है तो डबल मास्क इस समय भी लगाइए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है और कौन सा व्यक्ति संक्रमित नहीं है। ऐसे में कई बार जब हम अपने परिचितों के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, तो हमारे जहन में ये ख्याल होता है कि ये तो हमारे जानकार हैं, ये तो संक्रमित है नहीं, इनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है। वहां पर हम थोड़े से बेफिक्र हो जाते हैं, मास्क हम उतार कर रख देते हैं और फिर हम उनसे बहुत ही घुल मिलकर बात करने लगते हैं। बात करना सही है, लेकिन ये भी समझिए कि जिनसे आप मिलने जा रहे हैं उन्होंने अपनी कोरोना जांच कब कराई है। अगर नहीं कराई है तो संक्रमण का खतरा उनके पास भी बना हुआ है। ऐसे में मास्क जरूर लगाइए। अपने परिचितों से मिलने के दौरान भी मास्क लगाइए। बच्चों को लेकर जो तीसरी बात कही जा रही थी कि बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। कई जगहों पर बच्चों के टीकाकरण के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं। नई दिल्ली के एम्स में भी ट्रायल्स हुए। कानपुर में बच्चों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज ट्रायल के रूप में दिया जा रहा है। अगर ये सारी चीजें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती रहीं तो बच्चों का भी टीका बहुत जल्द उपलब्ध होगा। बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में उन्हें खतरा कम है, लेकिन सावधानी उनके लिए भी जरूरी है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर रूपाली, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज कहा है कि विश्व अब तीसरी लहर के शुरुआती चरण में है। भारत में भी 40,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और ब्राजील में भी मामले दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। कैसे देखती हैं आप इसे? जी बिल्कुल, जैसा कि कुछ समय से ऑलरेडी अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद अब हमें एक तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ेगा, तो लग रहा है कि जैसे ऑलरेडी तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, न केवल हमारे देश में बट अन्य कई दूसरे देशों में भी ऑलरेडी तीसरी लहर आ चुकी है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, वही प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना, यही सब आपको अभी भी नियमित रूप से पालन करते रहना होगा। यही सबसे बड़ा हथियार है और यही सबसे बड़ा बचाव है। सोशल वैक्सीन और जो आपकी दूसरी वैक्सीन है, दोनों का अच्छे से पालन जरूर करना है। जी बिल्कुल। लॉन्ग कोविड भी एक तरह से बहुत ज्यादा मरीजों में देखने को मिल रहा है। जिन मरीजों को लॉन्ग कोविड की समस्या है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए न केवल कोविड बल्कि अन्य बहुत से वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी आपको कुछ तरह की परेशानियां महसूस होती रहती हैं। इसी तरीके से जो कोविड के मरीज हैं, कोविड का अक्यूट इन्फेक्शन ठीक होने के बावजूद कुछ उन सिम्टम्स उन लोगों में परसिस्ट करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई स्पेसिफिक
प्रिकॉशन नहीं है जो आप लेंगे तो आप उस चीज से बच जाएंगे। ये आपके अपने खुद के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी बॉडी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और कितना जल्दी रिकवर करते हैं। तो अगर आप अच्छा खाना पीना रखेंगे, रेगुलर अपनी जो सेहत है उसका ध्यान रखेंगे, टाइम से सोएंगे, फ्रेश फ्रूट्स लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उम्मीद है कि आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से जल्दी रिकवर करेगी और आपको उम्मीद है आप लॉन्ग कोविड सिंड्रोम से ग्रस्त नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको अपनी रूटीन सेहत और रूटीन खान पीन और सब चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य है। जी डॉक्टर रूपाली, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। बहुत सारे लोग जो इस समय परेशान हो रहे हैं, उन्हें बुखार आ रहा है, उनके सीने में जकड़न की समस्या हो रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक दिन पहले आइसक्रीम खा ली थी या एक दिन पहले रात में कोई ठंडा फल खा लिया था, जिस कारण उन्हें इस तरह की समस्या हो रही है। उसका वो घर पर ही पैरासीटामोल खाकर इलाज करा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, देखिए ये न केवल कोविड बट अन्य वायरल इन्फेक्शन के भी लक्षण हो सकते हैं। जैसा कि हम नॉर्मल समय में भी देखते हैं कि ठंडा पानी पीने से या आइसक्रीम खाने के बाद कुछ लोगों में जिनका थोड़ा इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, उनमें इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ठंडी चीजों का अगर हो सके तो हमें आप उनको अवॉइड करें, जितना कम से कम सेवन कर सके उतना अच्छा है। फ्रिज में रखे पदार्थों का डायरेक्टली सेवन ना करें, कुछ समय उनको नॉर्मल होने के बाद ही आप उनका सेवन करें। और उसके बावजूद अगर आपको इस तरह के लक्षण होते हैं तो देखिए पहले 3 दिनों में आप केवल क्रोसिन खा के आप वेट कर सकते हैं, बट अगर 3 दिनों के अंदर आपके सिम्टम्स सुधार की तरफ नहीं आते हैं या फिर आपका बुखार और तेज बढ़ जाता है, खांसी और तेज बढ़ जाती है, या और कोई अन्य लक्षण जैसे कि सांस का फूलना या इस तरह का कोई भी लक्षण अगर आपको लगता है, तो आप निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या निकटतम जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है, आप वहां जाएं और अपना चेकअप कराएं, सैचुरेशन चेक कराएं और डॉक्टरी सलाह लें। पर 3 दिन तक आप 2 से 3 दिन तक आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर रूपाली, ये भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना से लीवर की समस्याएं भी बढ़ गई हैं और कोरोना के कारण एक्यूट लीवर इंजरी जैसी समस्या भी देखने को मिल रही है। क्या है ये परेशानी और इनमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जी देखिए, न केवल कोरोना वायरस बट बहुत से ऐसे वायरसेस होते हैं जिसके इन्फेक्शन के बाद हमारा जो लिवर है उसमें भी एक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है और उसमें अक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, जिसमें कि आपको पीलिया हो सकता है और बहुत सी अन्य चीजें देखी जा सकती हैं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद आप पेशेंट एनकेफेलोपैथी में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, तो उसके और बहुत से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए, इसका कोई इस तरह का बचाव नहीं है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी या अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा नहीं है। बट हमें ये समझना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें ऑलरेडी कोई लिवर रिलेटेड बीमारी है, बहुत से मरीज होते हैं जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या कुछ अन्य इन्फेक्शन होते हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी है या कोई आपको ऑटोइम्यून लिवर डिजीज है या आपको और कोई अन्य अंडरलाइंग लिवर डिजीज पहले से मौजूद है, तो ऐसे लोगों में थोड़ा ज्यादा चांसेस होता है कि आपको कोई और वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपकी लिवर पे सूजन और ज्यादा बढ़ सकती है। बट ये कहना कि ऐसा करने से या ये ना करने से ये बीमारी कम होगी, ज्यादा होगी, ऐसा मुश्किल है। जी बिल्कुल। यहाँ एक और बात है कि जो टीकाकरण अभियान चल रहा है डॉक्टर रूपाली, बच्चों पर भी ट्रायल एम्स में हुए पिछले दिनों। कानपुर में बच्चों पर कोवैक्सीन की दूसरी डोज का ट्रायल शुरू हो रहा है। कितनी जल्दी आप देखती हैं कि बच्चों का भी जो टीका है वो उपलब्ध हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सभी इस बात के जवाब की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो बच्चे हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी टीका उपलब्ध हो। पर हमें 3 से 6 महीने मुझे लगता है अभी और इस पूरे इस प्रक्रिया में अभी लगेंगे। कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर ही हम देख पाएंगे कि सेकेंड डोज लगने के बाद क्या उनको एडिक्वेट एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है। उसके बाद ही मैं समझती हूँ कि अप्रूवल हो पाएगा। तो 3 से 6 महीने के लिए तो हमें वेट करना होगा बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने में। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सुब्रत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। और मैम को हमारा प्रणाम, क्योंकि वो इतना टाइम हम
उनकी निकाल के हमको दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। तो सबसे पहले तो मेरा मैम से यही क्वेश्चन है कि जैसे कि हम वैक्सीन दोनों लेते हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों डोज लेने के बाद जो वैक्सीन की जो इम्यून सिस्टम है, जो कि एफिकेसी हो, वो कितना दिन तक फ्री रहेगा? मतलब कि कोरोना फ्री हम खुद से होंगे कि आफ्टर, मतलब सारे प्रिकॉशन तो हम लेंगे, बस तो उसके बाद जो कि वैक्सीन से जो इम्यून सिस्टम होता है वही हमको कितना दिन तक, कितना साल तक प्रोटेक्ट करेगा, यही थोड़ा जानना था। थैंक यू। जी डॉक्टर रूपाली जी, जितना कि मुझे समझ में आ पाया, ये पूछना चाह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के कितने दिन बाद तक आप कोरोना फ्री रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जितना कि अब हम सभी जानते हैं कि ये कोविड रिलेटेड डिजीज जो है, ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है जी। समय के साथ हम लोग का ज्ञान इसके बारे में बढ़ रहा है। तो अभी तक जितना भी हम लोग के पास अवेलेबल डेटा है, उसके हिसाब से वैक्सीन के बाद 6 to 8 मंथ्स तक के लिए आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली रहती है, और उसके बाद वो कितने समय में कम हो जाती है, इसके लिए थोड़ा हमें समय और देना होगा। वैक्सीनेशन अभी ऑन गोइंग है। आप देखें, जनवरी से ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। अभी केवल 6 महीने मुश्किल से हो पाए हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव को। तो 6 से 8 महीने के लिए उम्मीद की जाती है कि आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रहेंगे सेकेंड डोज के बाद, और उससे ज्यादा भी अगर आप प्रोटेक्टेड, की शुरू में क्लेम किया गया था कि शायद 1 साल तक भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, पर उसका कोई अभी ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है। समय के साथ हमें इन सब बातों का जवाब मिल पाएगा। जी बिल्कुल। बिहार के नालंदा से मुमताज अली जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, रेडियो सेट की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। 72 वर्ष है और मैं हेपेटाइटिस बी की दवा खाता हूँ और बीपी की भी दवा खाता हूँ जी, और हमारे हार्ट में आरबीबी भी है जी। तो हमको वैक्सीन लेना उचित है कि नहीं? जी डॉक्टर रूपाली, कई समस्याओं से परेशान हैं, क्या कोविड वैक्सीन लेना सही होगा? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मुझे समझ में आया कि इनको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, हार्ट में आरबीबी है, यानी कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो अगर ऐसा है, इस तरह की कोई भी बीमारी आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए, तो ऐसी किसी भी बीमारी के साथ आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। बट जरूरी ये होगा कि आप जब वैक्सीन लगवाने जाएं, तो आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं या जिस भी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, उसके बारे में आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जो डॉक्टर हैं, उनको जरूर आप एक बार आगाह करें। उनको जरूर ये बताएं कि आपको ये बीमारियां हैं और आपको ये दवाइयां चल रही हैं। तो अपने आप उस चीज के लिए आपको असेस करेंगे कि क्या आप के लिए वैक्सीन लेना उचित होगा कि नहीं। जी बिल्कुल। फरीदाबाद से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रेम जी, आपको आवाज मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। प्रेम जी से लग रहा है कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रूपाली, बहुत सारे लोगों को इस समय ये लग रहा है कि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में डेंगू भी है, चिकनगुनिया की भी समस्या शुरू हो जाती है, मलेरिया भी बहुत सारे लोगों को तंग करता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड उन्हें हो गया और कोरोना भी साथ में हो गया, तो इसका फिर कैसे आप उसका प्रबंधन करें, कैसे इसको ठीक करने का उपाय करें, और बहुत ज्यादा पैनिक लोग हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बहुत से मरीजों में देखा गया है कि उनको कोरोना भी है, साथ में टाइफाइड भी है, या कोरोना है और साथ में कोई अन्य बीमारी है। तो ऐसा हमेशा हो सकता है, एक मरीज में एक से ज्यादा बीमारी एक समय पर हो सकती है। तो इसके लिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस एक सही समय पे सही इलाज लेने की जरूरत है और सही डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो जो भी आपके आसपास में, जो भी नजदीकी, जो भी स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं, आप वहां जाएं, डॉक्टर से सही सलाह लें, और इसमें घबराने की बात नहीं है। इन सभी बीमारियों का जो भी संभव इलाज है, अगर वो आपको मिलेगा, तो उसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि अगर एक से ज्यादा 2 इन्फेक्शन आपको एक साथ हो गए हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं है। अगर आप सही समय पे आप सही इलाज लेंगे, तो उनका उपचार हो सकता है। राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। 2
आपको बताया जा रहा है ये कि अच्छा है, करके इसका कुछ समय बढ़ाया जाए जिससे और अधिक से अधिक जागरूकता समाज में आएगी। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कर रहे हैं तीसरी लहर आ रही है, ये तीसरी लहर किस तरह से आप पहचान करके बता पा रहे हैं कि ये तीसरी लहर आ रही है और इसके क्या लक्षण है, और इसके बारे में आप जरा कुछ जानकारी दीजिए और समाज जागरूकता फैले। जी, डॉक्टर रूपाली ये जानना चाहते हैं कि जो कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, तो कैसे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है या फिर कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है कि अब तीसरी लहर या चौथी लहर आने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं उससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि क्या अभी ये जो बीमारी है वो शांत है या इसका फिर से बढ़ने का अनुमान हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें आज के समय में भी हमारे देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो लगभग 40,000 के लगभग एक्टिव केसेस हैं, जिसमें कि पहले जब हमने देखा तो मिनिमम नंबर 10,000 के करीब तक भी रहा है। तो अभी हम बहुत ऊपर हैं एक्टिव केसेस के मामले में। तो जब तक इतने ज्यादा एक्टिव केसेस रहेंगे और एक्टिव केसेस में कमी की जगह बढ़ोतरी देखी जाएगी, उससे आप अनुमान लगाते हैं कि हाँ अभी एक नई वेव शुरू हो सकती है। जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तब लक्षण की अगर बात की जाए तो लक्षण कोई अलग से कोई लक्षण नहीं होंगे, लक्षण वही होंगे, वही जो कोरोना के लक्षण होते हैं, बुखार खांसी जुकाम होना, वही सब लक्षण इस नई लहर में भी देखे जाएंगे। बट बात यह है कि एक्टिव केसेस कितने हैं। अगर एक्टिव केसेस कम हो, जैसे दिल्ली की भी बात की जाए तो अभी भी हमारे यहाँ एक्टिव केसेस बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी बड़े कम नंबर में एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक एक्टिव केसेस खत्म नहीं होंगे तब तक नई लहर आने का हमेशा आपको एक अनुमान रहेगा कि लहर आ सकती है। जी। बिहार के छपरा से राजनाथ राय जी हैं। राजनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पूछना है सर कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ सर जी। कितना डायबिटीज रहने पर सर वैक्सीन ले सकता हूँ सर? डॉक्टर रूपाली ये जानना चाहते हैं कि ये मधुमेह की समस्या से परेशान हैं, शुगर लेवल कितना होना चाहिए तब ये वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हों? जी बिल्कुल, देखिए शुगर लेवल का वैक्सीन से कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, बट फिर भी आप कभी भी अगर कहें किसी भी चीज के लिए, अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है यानी कि आपकी फास्टिंग 120-125 से नीचे है, आइडली तो 100 के आसपास होनी चाहिए, बट कम से कम 120 से नीचे है, और खाने के बाद वाली शुगर आपकी 180 के अंदर अगर है तो उस समय आपको कंट्रोल शुगर माना जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप लगवा सकते हैं, बट अगर इससे थोड़ा ज्यादा भी है वो भी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है आपका वैक्सीन लेने के लिए। जी। मुंबई से राहुल पटेल जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार आपको और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि आंखों की समस्या जैसे कि रेटिना पिगमेंटोसा आरपी का प्रॉब्लम हो और साथ में काला मोतिया का भी प्रॉब्लम हो, ऐसा इंसान अगर डोज लेते तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आंखों में? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि पहला वैक्सीन लेने के बाद कितने दिन में इम्यूनिटी बन जाती है जब तक हम दूसरा वैक्सीन ना ले? थैंक यू। जी डॉक्टर रूपाली, 2 सवाल हैं इनके। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कोई भी ऐसी बीमारी खास तौर पर नहीं है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो वैक्सीन लेने के लिए। जी। तो अगर जो भी आप बीमारी आपके, बस एक एलर्जी का हमें ध्यान रखना। अगर आपको वैक्सीन से पहले कभी एलर्जी हुई है या इस तरह के किसी कंपोनेंट से जिससे कि वैक्सीन बनाई जाती है, अगर उससे आपको एलर्जी है तो वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन मानी जाती है। उसके अलावा कोई भी बाकी बीमारी इस तरह से कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उनको इन्फॉर्म करें और वो आपको उचित सलाह देंगे कि आप ले सकते हैं या नहीं। और दूसरा इनका सवाल था कि कितने फर्स्ट डोज के कितने दिन बाद आप इम्यूनिटी आपको आ जाती है। देखिए जो एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो दूसरी डोज के आपके कम से कम 3 से 4 हफ्ते के बाद देखी जाती है। देखिए कोई भी जब वैक्सीन लगती है उसके बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जो कि 3 से 4 हफ्ते कम से कम लेता है, ठीक है। पहली डोज जब लगती है तो थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है, वो जो दूसरी डोज लगती है वो उस इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करके उसको एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स बना देता है। तो पहली डोज के बाद हो सकता है एंटीबॉडीज डेवलप हो, बट वो यूजुअली उतनी इफेक्टिव नहीं होती है।
तो पहली डोज के बाद नहीं माना जाता कि आप में कोई इफेक्टिव एंटीबॉडीज हैं। जो सेकेंड डोज के भी आपके कम से कम 3 हफ्ते बाद आप माना जाता है कि आपको एडिक्वेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू होगा, तो उसके बाद ही आपको प्रोटेक्टेड माना जाएगा। बट उसमें भी जैसा कि हम जानते हैं सब वैक्सीन जो है कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। 70, 80, 90 कुछ भी हो सकती है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप उस 70% में हैं या आप उस 30% में हैं जिसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो बेहतर यह है कि आप वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी प्रिकॉशंस का पालन करें, बट वैक्सीन आपको डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड डिजीज या सिवियर डिजीज के चांसेस से जरूर प्रोटेक्ट करेगा। हो सकता है कुछ लोग को वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो, बट उसमें वो इन्फेक्शन उतना सिवियर नहीं होगा। जी बिल्कुल। झारखंड से तुलसीदास महतो जी जुड़ गए हैं। तुलसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं तुलसीदास महतो, गांव हरुडी, चांदिल, झारखंड से बोल रहा हूं सर। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर पहले मैं डॉक्टर मैडम को प्रणाम करता हूं सर, जोहार करता हूं। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? तो सर मेरा पिताजी का एज है 85 चल रहा है सर, दोनों डोज ले लिया सर। इम्यूनिटी पावर कितना दिन तक सर बना रहेगा? फिर सर दूसरा प्रश्न है मेरा, कोरोना का जो तीसरा लहर आने का संभावना व्यक्त किया जा रहा है, कब तक आने की संभावना है सर? धन्यवाद सर। कोरोना की तीसरी लहर पर इस कार्यक्रम में बहुत चर्चा हो चुकी है। इनका पहला सवाल डॉक्टर रूपाली ये है कि इनके पिताजी की उम्र 85 साल की है। उन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कब तक बनी रहेगी? जी बिल्कुल, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैसा कि बताया गया है कि 6 से 8 महीने तक हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी डोज के बाद आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, बट ये इम्यूनिटी कितनी होगी, क्या होगी, ये कहना मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। 70, 80, 90% तक इफेक्टिव होती है। तो कुछ लोगों में फिर भी हमेशा ये स्कोप रहता है कि उसके बावजूद हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, बट उम्मीद ये की जाती है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप में सिवियर डिजीज या डेथ होने का चांस डेफिनेटली काफी कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, उसके बाद भी कुछ केसेस होते हैं, बट वो एक्सेप्शन होता है। नॉर्मली इस चीज से हमें प्रोटेक्शन मिलती है एक सिवियर डिजीज के अगेंस्ट। राजस्थान से बजरंग जी हैं। बजरंग जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि लॉन्ग कोविड के मरीज ये कैसे जाने कि उन्हें लॉन्ग कोविड है? जी डॉक्टर रूपाली, बहुत संक्षेप में। जी, लॉन्ग कोविड कोई ऐसा सिंड्रोम नहीं है कि जो आपको उसके लक्षण पहचानने पड़ेंगे। इसमें बहुत से तरह के लक्षण है। कुछ लोगों में बुखार का आपको ऐसा लगता रहता है कि आपको वीकनेस है या कुछ हल्का बुखार है। कुछ लोगों में कुछ आपको ट्रेमर्स जैसे लगते हैं, कुछ लोगों में कुछ सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बहुत से वेग सिम्टम्स हैं जो आदमी महसूस कर सकता है। कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है लॉन्ग कोविड के। जी बिल्कुल, लॉन्ग कोविड का कोई खास लक्षण नहीं है। आपको नजदीकी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, खुद पर निगरानी बनाए रखनी होगी और समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी होते हैं उनका पालन करना होगा। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर रूपाली बोल रही थी कि चाहे तीसरी लहर हो चाहे चौथी लहर हो, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां भी जाएं मास्क लगाएं, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और कोरोना संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।